डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इससे पहले हमने जो दो मॉडल पढ़े जैसे थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, उनके अगर इनसे हम कंपेयर करें तो ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हर साल लगभग यहाँ से जो बोर एटॉमिक मॉडल है इसके पॉइंट भी ज़्यादा हैं, फॉर्मूले ज़्यादा हैं, ठीक है, डेरिवेशन है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ एग्जाम की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग हर एक फॉर्मूले को, सिर्फ फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, फॉर्मूले को ठीक है लिखवा दूँ, मैं रटा सकता हूँ, बट हर एक फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिराइव करके देखेंगे कि वो फॉर्मूले किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। इसके एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो हर एक फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन, वो फॉर्मूले क्या है, ठीक है, उसमें हर एक पॉइंट में बताऊंगा किस तरह से इसको लर्न करना है, किस तरह से इसको डिराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बोला कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के पास सेंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, न्यूक्लियस। अब ये चीज तो रदरफोर्ड साहब ने बोल रखा है और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवर भी किया था, तो इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज स्मॉल रीजन में होता है उसको क्या बोलते हैं, वो सेंटर होगा और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से कुछ नया पॉइंट नहीं मिला। सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने बोला, ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट बोला कि इलेक्ट्रॉन revolve around nucleus in a fixed circular path known as discrete orbit। क्या बोलते हैं, discrete orbit। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, मतलब न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बट बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो कर रहा है बट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है, उसके चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में, बट क्या होना चाहिए, फिक्स्ड ऑर्बिट होना चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या हो गया उनसे, इन्होंने बोल दिया फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये चीज बोर के जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर पाथ वाला, उससे ये इसको अलग करता है। तो यहाँ पर जो थर्ड जो पॉइंट है वो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है वो ऐसे ही नहीं रिवॉल्व करता है, उसका एक वैल्यू होता है, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये पॉइंट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स which angular momentum is integral multiple of h upon 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म बच्चों लोग आए हैं, एक तो है एंगुलर मोमेंटम जिसको मैं कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूँ, और दूसरा जो टर्म है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम मतलब L इक्वल टू क्या है, चलो एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अभी हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, अभी बस हम इसकी बात करते हैं एन एच अपॉन 2 पाई क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये अपना प्यारा सा न्यूक्लियस हो गया,
इसके अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट। इसके अराउंड चलो हमने ये सेकेंड ऑर्बिट ले लिया और इसके अराउंड हमने क्या ले लिया, थर्ड ऑर्बिट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ का मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल का यही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या होगा, एक फिक्स्ड इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब क्या है, h/2 या तो n इक्वल टू 1 में होगा, या तो इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो, n इक्वल टू 2 हो, या तो 3 हो, या 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन n तक हो जाए। बट यहाँ पर इसका मतलब है 1.5 बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, फ्रैक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होल नंबर में है। यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n, ठीक है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन, इस तरह से हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हो आप लोग शेल बोलते हो, या इसी को आप ऑर्बिट्स बोल सकते हो, ठीक है। n मतलब ऑर्बिट या फिर सेल। सेल में आपको अच्छे से पता है कौन कौन से होते हैं अभी तक, K, L, M, N, ठीक है, यही आप लोगों ने पढ़ रखा है 9th में, ठीक है, K, L, M, N। ये तो हो गया n की बात। यहाँ पर जो बच्चों h है, h क्या है, वो है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट। एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे 1 मोल में क्या होता है 6.022 × 10⁻23, इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप याद कर लेना, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि एक इंटीजर्स में ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मतलब n इक्वल टू 1 में होगा या 2 में, 3, 4, 5 में। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लास अरेंज किया, ठीक है, पहली रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, फोर्थ रो हो गया। अब यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, तो बच्चों को मैंने कहा क्या कि उनको एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम का मतलब है फिक्स्ड रो, मतलब या तो बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, या तो बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, या तो बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, या तो बच्चे यहाँ पे बैठेंगे। कोई बच्चा यहाँ पे बीच में नहीं बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में नहीं बैठेगा। तो यही है रो, मतलब n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यही होता है इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से बैठा रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम की। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब। अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, L क्या होता है। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम, जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है, न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, ये ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। आपको मैंने रदरफोर्ड के मॉडल में बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से आउटर ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच जो होता है रेडियस होता है। अब देखिए यहाँ पर L की बात करें एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये रेडियस हो गया इनटू क्या होता है ये मोमेंटम। P मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, मोमेंटम। अब मोमेंटम का आपको पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये 10th में आप लोगों ने सीखा होगा। मोमेंटम का मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम है, इसका मोमेंटम क्या हमें निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो R इंटू ये क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट इसका P का हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो R इंटू क्या, मोमेंटम के लिए हमने क्या रख दिया, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर आप लोग ने फिजिक्स में फर्स्ट पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R N V साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए बच्चों, R और वेलोसिटी के बीच ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, मतलब कहीं भी निकालोगे ये कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, वैल्यू रखा R M V साइन 90। यहाँ से बच्चों को वैल्यू, ये तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या आया mvr, मतलब L इक्वल टू क्या आ गया mvr, ठीक है। तो L के प्लेस पे ये जो अपना आया है इसको यहाँ पे आप पुटअप कर दो, तो यहाँ से फाइनली जो मिला mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम nh/2π, क्लियर है। तो आपको अब कभी भी पूछे कि बताइए कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में है या फिर थर्ड ऑर्बिट में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, इसका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr, एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट पूछे तो n की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ से कितना आ जाएगा h/2π, ठीक है। अगर आपको पूछे सेकेंड ऑर्बिट में, सेकेंड मतलब ये k हो गया, l सेल हो गया, m सेल हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट पूछे तो n की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 2 कैंसिल आउट, फाइनली क्या मिला आपको h/π मिल जाएगा। थर्ड ऑर्बिट पूछे तो n की वैल्यू क्या रख दो 3 रख दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3h/2π मिल जाएगा। तो किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि भाई किस ऑर्बिट में आपको निकालना है, फर्स्ट में निकालना है, 10th ऑर्बिट निकालना है, ठीक है, 15th ऑर्बिट में निकालना है। तो बस n की वैल्यू आप पुटअप करते जाओ और उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक फार्मूला। फार्मूले को आप, इसमें बहुत सारे फार्मूले आएंगे, तो फार्मूले को आप एक पेज में एक जगह लिख लोगे, कि कभी भी रिवीजन करो तो एटलीस्ट फार्मूले जो फाइनली आपको याद होने चाहिए, क्लियर है। तो ये अपना हो गया एंगुलर मोमेंटम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने एंगुलर मोमेंटम देख दिया। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो क्या पॉइंट है, व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, around nucleus, then their electrostatic force converted into centripetal force, ठीक है। ये पॉइंट मैंने रदरफोर्ड मॉडल में डिस्कस किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन होकर जाके गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेंट्रिपिटल फोर्स में वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे सोलर सिस्टम है अपना, ठीक है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। अब दोनों के पास, सन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वो अर्थ सन में जाकर गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सेंट्रिपिटल फोर्स में, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ में उसको यूटिलाइज कर लेता है सन के चारों तरफ। सेम कॉन्सेप्ट वैसा यहाँ कर भी है। और मैंने एक चीज़ ये बताया था रदरफोर्ड में, Fc, ठीक है, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fc मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स को मैंने Fc से डिनोट किया है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने Fe से डिनोट किया है। तो ये चीज़ मैंने रदरफोर्ड में डिस्कस किया था। थोड़ा सा यहाँ पर और उसी की फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले रदरफोर्ड का जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे एनर्जी का, वेलोसिटी का, रेडियस का, तो वहाँ पे यूज आएगा। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो पार्टिकल है, एक है अपना Q2, एक है यहाँ पर Q1, और दोनों के बीच r डिस्टेंस है। तो अगर इसका फोर्स आप निकालो तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है बच्चा लोग, r²। ये फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच, अगर Q1 Q2 चार्ज है, उनके बीच डिस्टेंस क्या है, r है, तो उसका फोर्स निकालना हो तो ये तो कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपॉन r²।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियस और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात हो रही है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो ठीक है, क्या है, r है, ठीक है। ये तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात हो रही थी। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। मतलब ओवरऑल न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के कारण होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को आपको पता है जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को मैंने जेड से डिनोट किया, बेसिक कॉन्सेप्ट का मेरा लेक्चर, उसमें जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ये सब बताया हुआ है, तो आप सबको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन। और यहाँ पर एक प्रोटॉन की चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बच्चा लोग, वो कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। बस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। मतलब ये क्या हुआ, Ze, ठीक है, प्लस Ze। तो न्यूक्लियर चार्ज इसी को बोलते हैं। आगे कभी आया कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, +Ze होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये अपना क्या है, Q2 है, और ये क्या है, Q1 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम फोर्स निकालें, मतलब Q1 आपको क्या हो गया, E इलेक्ट्रॉन, और Q2 क्या हो गया, +Ze हो गया। तो यहाँ से अगर आप Fe निकालें तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के प्लेस पे आप क्या रख दो, E रख दो इलेक्ट्रॉन, इंटू Q2 के प्लेस पे क्या रख दो आप, Ze रख दो, डिवाइड बाई क्या होगा, R तो वही है, R², ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला, E क्या हो गया, E², यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ze² अपॉन क्या हो जाएगा, R²। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने Q1 Q2 लिया वो क्या था, जनरल था, कोई भी चार्ज था। पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। Q1 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू कांस्टेंट ही है। और इलेक्ट्रॉन Q1 क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस पे क्या हुआ, Ze चार्ज, +Ze चार्ज, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर, और दूसरा क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है बच्चा लोग, Fc जो होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r होता है, ठीक है। सेंट्रिपिटल फोर्स, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर विंग वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है किसी के अराउंड, तो उसका सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है। ये सब फिजिक्स में पढ़ोगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब यहाँ से इन दोनों को यहाँ पर रख दो, हमारे पास रिलेशन क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Ze² अपॉन क्या, R² इक्वल टू, ठीक है, ये Fe हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वल टू mv² अपॉन बच्चा लोग क्या हो गया, R²। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कन्वर्टेड इनटू सेंट्रिपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला ये हमने कैसे निकाला, आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चार्ज +Ze है, ठीक है। Q1 Q2 प्लेस रख के सॉल्व करके ये चीज निकाल लिया। और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया 4th पॉइंट। तो हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है 5th पॉइंट, ठीक है। 5th पॉइंट ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन, when electron revolve in their discrete orbit, then their energy remain constant, ठीक है। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब न तो एनर्जी वो लूज करेगा और न ही एनर्जी गेन करेगा, ठीक है।
और यही डिस्क्रीट ऑर्बिट को ही बोलते हैं बच्चा लोग स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। डिस्क्रीट ऑर्बिट को ही बोलते हैं क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ऐसी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, वही उसका घर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यही क्या होगी, डिस्क्रीट ऑर्बिट, यही इसके लिए स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अपने ही घर में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आप ऐसे समझो कि जैसे आप अपने घर में रहते हो तो आपकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे ही आप घर से बाहर जाते हो तो आपकी एनर्जी मतलब थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है, थोड़ा सा आप अकेलापन महसूस करते हो, इस तरह से। तो आपका अपना घर आपके लिए डिस्क्रीट ऑर्बिट है। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट चेंज करना। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यही डिस्क्रीट ऑर्बिट है। सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके लिए यही डिस्क्रीट ऑर्बिट है। तो हर ऑर्बिट का अपना जो घर है उसी को बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब नेक्स्ट पॉइंट की क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज और गेन कब करेगा फिर, ठीक है। उसके लिए ये 6 पॉइंट है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन एनर्जी when they exchange their orbits, ठीक है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज और गेन तब करेगा जब वो अपनी ऑर्बिट से पोजीशन एक्सचेंज करेगा, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, एक्सचेंज करेगा, तभी उसकी या तो एनर्जी लूज होगी या तो गेन होगी। मतलब एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, या तो हायर में जाएगा या तो लोअर में जाएगा। यही दो कंडीशन है। यहाँ पे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, ठीक है। तो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, मतलब ऑर्बिट अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब यहाँ पे दो केस आता है, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दो ऑर्बिट बना रहा है, एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया, ठीक है, और एक ऑर्बिट और बना देते हैं, ठीक। चलो दो ही ऑर्बिट समझ लेते हैं। मान लीजिए इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ E1 और इसको बोल दे रहा हूँ E2, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी E1 है, और इस ऑर्बिट में जो है सेकेंड में उसकी एनर्जी E2 है। और दूसरा केस ये मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है प्यारा सा अपना, और ये क्या हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और ये क्या हो गया अपना सेकेंड ऑर्बिट। और दूसरे केस में मैं मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, E2 में है, ठीक है। फर्स्ट में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब यहाँ पर है। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और सेकेंड कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट में कहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो मुझे बताइए एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा या गेन करेगा? प्रैक्टिकली ऐसे सोच के बताओ, ठीक है। वैसा ही कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आप अभी 10th क्लास में थे, ठीक है। अब 10th क्लास से आप हायर स्टैंडर्ड में जा रहे हो, मतलब 11th क्लास में जा रहे हो, तो क्या आप 10th में जो चीज़ पढ़े हो उससे आपका 11th कवर हो जाएगा? 10th में जितना आपको नॉलेज है क्या उसी से आपका 11th में काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको 11th में पढ़ने के लिए और चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मतलब एनर्जी क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोअर ऑर्बिट में है, E1 में है, और ये हायर ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब E2 में जाए या E3, मतलब अपने से हायर में कहीं भी जाओ, ठीक है। आप 10th क्लास से कहीं भी हायर में जाओ, चाहे 11th में जाओ, 12th में जाओ, ठीक है। तो आपको क्या होगा, और नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी बात में आ रहा होगा, क्या करना होगा बच्चा लोग, एनर्जी क्या करना होगा, गेन करना पड़ेगा। क्लियर है? कभी भी कंफ्यूजन आप यही सोचना कि आप लोअर स्टैंडर्ड से हायर में जाओगे तो आपको नॉलेज गेन करना होगा। यहाँ पे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब एनर्जी गेन करना होगा। और अगर उल्टा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन E2 से कहाँ पर आ रहा है, लोअर में, हायर से लोअर में आ रहा है, तो वहाँ पर एनर्जी क्या करेगा बच्चा लोग,
एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। रिलीज मतलब यहाँ पे बोल सकते हो क्या, लूज करेगा। अब इसको ऐसे सोच लो, जैसे मान लीजिए आप लोग 10th क्लास में थे, अभी तो 11th में आगे रिजल्ट भी नहीं आया है। मान लीजिए आप अभी 10th क्लास में हो और आपको अपने से छोटे भाई बहन को लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाना है, मान लीजिए 7th को बच्चे को पढ़ाना है भाई को, या 8th में या 9th में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ आप 10th में नॉलेज है, क्या उस नॉलेज से आप 7th या 6th क्लास के बच्चों को समझा सकते हो? नहीं, क्योंकि वो उसके समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीका, उस कॉन्सेप्ट से उसको समझाओगे। मतलब आपका जो एनर्जी लेवल हाई है उसको क्या करोगे, लो करोगे ना, तभी तो 6th-7th बच्चों को पढ़ा पाओगे, क्योंकि वहाँ पे लेवल कम होता है। तो आपको हायर जो नॉलेज है उसको लो करके उसको समझाना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट में है और वो लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो उसके लिए पहले एनर्जी जो हायर है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना कम करना पड़ेगा, कितना एनर्जी गेन करना होगा, वो सब हम आगे सीखेंगे, ठीक है। वो सब कैलकुलेशन है इसमें कि भाई सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट जा रहा कितनी एनर्जी गेन करेगा, ये सब आप कैलकुलेट कर सकोगे। अभी बस इतना जानना है आपको, लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी आप कंफ्यूज होना, लूज एंड गेन का कॉन्सेप्ट, तो आप स्टैंडर्ड वाली जो मैंने बात बताया कि आप अगर 10th में हो, ठीक है, तो हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो नॉलेज गेन करना होगा, मतलब एनर्जी गेन करना होगा, और अगर आप लोअर स्टैंडर्ड में जाओगे अपने से तो वहाँ पे एनर्जी आपको लूज करना होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी 6 पॉइंट पढ़े उनमें से एंगुलर मोमेंटम का जो पॉइंट था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी जो अदर पॉइंट हमने पढ़े 5 पॉइंट, वो क्या है, थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा उसको जानते रहिए, हाँ ठीक है ऐसा भी होता है। बाकी एंगुलर मोमेंटम जो हमने पढ़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस होगा वो हम रेडियस बता सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और एक चीज़ और, अभी तक आपने जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है, और एनर्जी मोशन, पार्टिकल मोशन में तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है या दो मास है तो उनके बीच भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर दो मास है जैसे अर्थ एंड सन है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, फोर्स भी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। तो वो जब हम बात करेंगे जब उसका डेरिवेशन करेंगे। और टीई हमें निकालना है टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसको हम ABCD दे सकते हैं। सबसे पहला है रेडियस, ठीक है, रेडियस मतलब आर। हम देखिए इसमें बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, बट हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं, उसका पूरा हमें डेरिवेशन देखना है कि किस तरह से रेडियस का फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है, तभी आपको कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। डेरिवेशन भी आपको माइंड में होना चाहिए कि डेरिवेशन ये फॉर्मूला है तो आया कहाँ से, ठीक है। तो चलिए रेडियस के लिए हमने 2 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस टॉपिक में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, mv/2π, इसको ऐसे लिख लेते हैं nh/2π क्या, mvr। एक फॉर्मूला तो ये हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, चाहे इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा ही नहीं कि हमें डिवाइड करना है। तो ये एंगुलर मोमेंटम का था। एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होगा। तो क्या था फॉर्मूला, 1/4πε0 इंटू ZE²/r² इक्वल टू क्या था, mv²/r, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले हम लोग ने अभी
प्रीवियस पॉइंट्स हमने अभी भी देखे। अब क्या करो, इसको ये सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है, और इसको क्या करो, आप थोड़ा सा इसको स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। या मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर पूरा करोगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इस साइड स्क्वायर करोगे क्या आएगा, चलो एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। एन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस, एन मैंने बता दिया ऑर्बिट्स होते हैं, एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 ही है, पाई ही, ठीक है। तो ये आप इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको सेकेंड इक्वेशन। अब करना क्या है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकेंड इक्वेशन आपको करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दो, इसका जो राइट हैंड साइड है इसके राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो चलिए बहुत ध्यान से करते हैं हम लोग। तो ऊपर क्या है, चलो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 मतलब सीधा सा है जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं अपन लोग। तो ये वाला कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अपने। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये तो ऊपर ही रहेगा, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे आएगा, और ये वाला जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये, और ये चीज़ नीचे रहेगा, मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन इंटू जेड ई स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, ये आपको से करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा, मतलब इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डिवाइड बाई चलो क्या होगा एम बी स्क्वायर। अब जो चीज़ कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल कर देते हैं अपने लोग। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 4 से 4 मर गया, ठीक है, यहाँ पर 1 पाई है और यहाँ पर पाई स्क्वायर है, 1 पाई यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, जे बाकी एन इधर नहीं है, एच नहीं है, जेड नहीं है, ई नहीं। यहाँ से देखिए चलो आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ से 1 आर बचा रहेगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पाई बचा है, ठीक है, और यहाँ पर आर एक बचा हुआ है, आर स्क्वायर आर क्यूब है, 4 आर बचा हुआ है, और यहाँ से देखिए बी स्क्वायर पूरा का पूरा मर गया, एम यहाँ से 1 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर एम बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें आर के टर्म में लिखना है, तो यहाँ से देखो 1 आर बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या है, चलो आर इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एम बचा हुआ है, और यहाँ से क्या बचा हुआ है जेड पाई और ई स्क्वायर, ये तो नीचे होगा, ठीक है, ध्यान से क्या होगा जेड पाई एम ई स्क्वायर, ये नीचे वाला पूरा होगा। देखिए यहाँ पर एम बचा है, यहाँ से पाई बचा है, यहाँ जेड बचा है, ई स्क्वायर ये नीचे हो गया क्योंकि हमें आर निकालना है। ऊपर क्या बचा रह गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से एक चीज बचा हुआ है क्या एप्सिलॉन। क्लियर है, यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, बाकी सब कुछ ये हो गया। तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और देखिए, ये जो रेडियस का फॉर्मूला आया है, अगर इसको हम आर एन के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका रेडियस जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है,
यहाँ पर एन स्क्वायर मतलब सेल क्या है, वेरिएबल है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, एन वेरिएबल है। जेड जो है, ये जो बोर का कॉन्सेप्ट है बच्चा लोग ध्यान रखिए, ये हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे एप्लीकेबल होता है, मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, तो हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम प्लस 2 हो सकता है, बेरिलियम प्लस 3 हो सकता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर वेरी करेगा, एन वेरी करेगा, जेड, बाकी ये एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है बच्चा लोग, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की हम वैल्यू जब सब रखेंगे तो यहाँ से इन सब की वैल्यू जो कांस्टेंट है, तो वहां से आता है 0.52, ठीक है, इनटू यहाँ पर एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला मिल चुका है रेडियस का, ठीक है। R इक्वल टू मतलब 0.52 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यहाँ पे वो वैल्यू रखते हैं, आपको टाइम नहीं पास करना है, ठीक है, डायरेक्ट आप याद रखना एंगस्ट्रॉम में, और यही आपको पिकोमीटर में लेना है, तो क्या कितना हो जाएगा 52.3 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर हो तो बाद में आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका है रेडियस का, इसको अच्छे से ये तो याद ही होना चाहिए 100%, ठीक है। किसी ऑर्बिट का रेडियस अगर निकालना, ठीक है, जैसे हम बात करें, अब ये तो फाइनल फॉर्मूला अपना आ गया है। जैसे मान लीजिए ये अपना न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये अपना सेकेंड ऑर्बिट है। तो अगर पूछा जाए हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में, ये मतलब ये न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट जो है n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2, ये कितना डिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या होगा, n की वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे, और हाइड्रोजन एटम बोला है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ से 0.52 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1, तो 0.52 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट का निकालना, मतलब न्यूक्लियस से सेकेंड ऑर्बिट की डिस्टेंस कितनी होगी, कितना r होगा, तो यहाँ से क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू ये तो इतना ही रहेगा, इनटू एन, सेकेंड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू आप 2 लोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे क्या 1 ही होगा एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, ठीक है 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1.08 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से अगर r इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट पूछे तो 0.52 इंटू कितना 3 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट 9 डिवाइड बाई 1, यहाँ से कितना होगा 8, ठीक है 8, और यहाँ से 4.68 एंगस्ट्रॉम हो जाए। किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना हो तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आया, ठीक है। आपके एग्जाम टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो वही ये डेरिवेशन कैसे आए, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr इक्वल टू NH/2π, तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, और ये फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया, इसका स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया, ये चीज़ आया। और अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकेंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करोगे, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, तो पूरा ये सब जब पूरा करोगे तो कैंसिल आउट होकर सिर्फ आपका r के टर्म में निकालना है, तो ये चीज़ बचेगा। आप एक बार ऐसा नहीं कि देख लो यहाँ पे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ हो गया, एक बार उससे आप बुझाई करोगे ना ध्यान से, तो पूरा आपका जल्दी यही आएगा। इसमें आपको देखना है क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये चीज़ क्या है आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू ये जब रखोगे ना तो यही आता है 0.52 एंगस्ट्रॉम, यही होता है आपका ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट का। तो हमने वही रखा, बाकी एन स्क्वायर जेड क्या है यहाँ पे वैरी करेगा। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये तो किसी भी कंडीशन में आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। किसी भी और जैसे मान लीजिए अगर पूछे क्वेश्चन, जैसे बोलिए कि हीलियम +1 के लिए n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, किसके लिए, हीलियम +2 के लिए, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जब सेकेंड ऑर्बिट में हीलियम +1 के लिए निकालोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा 0.52 इंटू एन, मतलब सेकेंड ऑर्बिट कितना हो गया 4 डिवाइड बाय हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ तो क्या रखोगे बच्चा लोग 2 रखोगे, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से कितना आ जाएगा
1.04 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना ही आ जाएगा अपना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल मतलब और कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन एटम लाइक जो पार्टिकल है, लाइक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका हीलियम +1 हो गया, एक आपका लिथियम +2 हो गया, एक आपका बेरिलियम +3 हो गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनमें कौन सा पार्टिकल पे वो कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होगा। तो सबके पास आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 1 आएगा। तो ये जो बोर का पूरा जो खेल है, जितने भी फॉर्मूले हैं, सब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पे ही अप्लीकेबल है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे बोल दे कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3rd ऑर्बिट में है और इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है, तो उसका रेशियो बताओ। तो आपको बस यहाँ डिवाइड करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ये तो कांस्टेंट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पर आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन हो गया रेडियस का। तो हमने रेडियस का डेरिवेशन देख लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि हर ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसमें जो बी हमें करना है क्या? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी मतलब बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए देखिए, चलो आपको फॉर्मूला एक चीज पता था, क्या था? एंगुलर मोमेंटम का mvr = क्या था? nh/2π। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला भी देखा था एंगुलर मोमेंटम का 3rd पॉइंट में क्वांटाइजेशन कंडीशन में। तो अब क्या करना है? बस आर का जो हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया था वही यहाँ पे रख दो। तो क्या हो जाएगा? अब आर का जो फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या था? m² h² ε0 अपॉन क्या था? z πm/e²। ठीक है, ये आर का फॉर्मूला था। इसी को आर के प्लेस पे यहाँ पर रखो तो क्या बनेगा? देखिए चलो, एम बी यहाँ पर रखोगे तो m² h² ε0 अपॉन z πm/e²। ठीक है, इक्वल टू क्या? nh/2π। ठीक है, तो ये अपना हो गया इसका। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्व करना है, तो यहाँ पे थोड़ा ओपन करते हैं। यहाँ से देखिए NH है, एक H यहाँ से एक H से मरा, एक N यहाँ से एक N से मरा, तो यहाँ पे कौन बचा है? N बचा है, H बचा है। ठीक है, हमें निकालना है क्या है? V। हाँ, एक चीज और, यहाँ से पाई से मर गया। ठीक है, और कोई मरेगा नहीं। अब चलो हमें क्या निकालना है? V निकालना है, मतलब ये चीज निकालना है। V के टर्म लिखना है तो क्या होगा? ये ZmE²। ठीक है, ZmE²। तो यहाँ से जो V मिला, V जो मिला ZmE² डिवाइड बाई, सॉरी एक चीज और, यहाँ से m से मर जाएगा ना बच्चा लोग, m से मर जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला? ZE² अपॉन क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए, ये तो हमें निकालना है। यहाँ से NH/ε0 मतलब यहाँ से क्या मिला? 2NH/ε0। तो ये अपना आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये अपना क्या हो गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से वही n टर्म के लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा? क्या कॉन्स्ट, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? Z and n है, इसको हम इधर लिख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है? E² अपॉन 2, यहाँ से H/ε0, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, इनटू क्या हो जाएगा चलो? Z/n। ये अपना क्या है? वेरिएबल है। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू हम रखेंगे ओवरऑल, तो ये वैल्यू आता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। ये लो, आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप ध्यान कर लो। ठीक है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए ये अपना न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, n = 1, n = 2, n = 3। इसमें हमें वेलोसिटी बताना है v1 कितना होगा, इसमें v2 बताना है, इसमें क्या है? v3। और हाइड्रोजन एटम के लिए
ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पर जब फर्स्ट ऑर्बिट में आप वेलोसिटी बताओगे तो फॉर्मूला फटाफट रखो यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, आपको 1 होती है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 मतलब 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हूँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर सेकेंड ऑर्बिट निकालना है तो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करोगे कितना आएगा 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर थर्ड ऑर्बिट में निकालना है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 1 बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो 3 हो जाएगा। इसका जब निकालोगे तो कितना आएगा, तो 0.72 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, आगे भी 4, 5, 6 किसी का भी निकालना हो, बस ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो जो लास्ट में मैं बना रहा हूँ डिराइव करके फंडे जो आ रहा है वो चीज़ तो आपको 100% याद ही होना चाहिए। एक बार डेरिवेशन आप भूल जाओगे चलेगा, ठीक है, बट क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको याद ही होना चाहिए जो फाइनली फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आप एक जगह अच्छे से लिख लोगे। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है या घट रही है। देखो इसका 2.18 है, हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पर कितना 1 इतना है, यहाँ पे 0.72। तो वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चा लोग, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब किसी भी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिट का बताना हो तो बस आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो बोल दे बताइए भाई साहब लिथियम +2 है और थर्ड ऑर्बिट है, बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट में किसी लिथियम +2 के लिए, तो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। थर्ड ऑर्बिट पूछा, फॉर्मूला बस यही लगा दो 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड, जेड कितना है 3 है, ठीक है। और थर्ड ऑर्बिट बोला है, एन की वैल्यू कितना 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, वही आएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये लोग आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे वेरिएशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेशियो पूछ लेगा, ठीक है, या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कोई भी दे देगा आपसे, 3 जो है उनमें से किसी भी ऑर्बिट में पूछ लेंगे भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। क्लियर है, आई थिंक आपको वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूले में आप फोकस करते रहो, ठीक है। तो हमने रेडियस का डेरिवेशन देख लिया, वेलोसिटी का डेरिवेशन देख लिया। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी में बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना है जिसको आप सी बोल सकते हो एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 12mv², ठीक है, 12mv²। तो अभी आपने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, जेड E²/2NH∞, यही था वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब v कोई वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो, v की वैल्यू जब पुटअप करोगे तो 1/2m, v की वैल्यू क्या यहाँ पर जेड E² डिवाइड बाई 2NH∞ का क्या हो जाएगा, चलो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से भाई 1/2m इंटू ये क्या होगा Z², e के पावर में 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ से 4n² h²ε0², ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आया, बाकी कोई चीज़ कैंसिल आउट होने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 4 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 1/8। अब जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको एक साइड लिख लो, मास क्या है कांस्टेंट है, इंटू ई क्या है कांस्टेंट है, डिवाइड बाई
यहाँ से m वेरिएबल है, z वेरिएबल है, तो यहाँ से h स्क्वायर कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है। ये सारी चीजें क्या है चलो कांस्टेंट है इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब जब कांस्टेंट की वैल्यू आप पुटअप करोगे ये सब पूरा सॉल्व कितना आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और ये बच्चों आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एन क्या है शेप या ऑर्बिट बोल सकते हो। तो किसी भी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, किसी भी सेल का, तो आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, इसकी बात करने जा रहे हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी में देखिए, तो मैंने अभी भी बोला था आप लोग को, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उनके बीच क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मैंने बार बार समझा रहा था इसलिए यहाँ पर नहीं समझा रहा, इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्लस जेड ई न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया। तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे साइन के फॉर्म में लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या माइनस चार्ज होगा तो ये वैल्यू रखोगे और यहाँ पे प्लस जेड ई न्यूक्लियस पे चार्ज, तो यहाँ से क्या होगा माइनस ई इंटू जेड ई प्लस जेड ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा चलो आर होगा। एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने Q1 और Q2 के बारे में बोला था आर डिस्टेंस था, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर नहीं होता है आर होता है। जो आर स्क्वायर निकाल रहे थे वो क्या था फोर्स था, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स होता है, वहां पर वो क्या था आर स्क्वायर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो वहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होता सिर्फ आर होता है। तो यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या न्यूक्लियस पे चार्ज है और आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 के प्लेस में मैंने साइन के साथ क्या रख दिया माइनस ई और न्यूक्लियस Q2 ये अपना Q2 की तरह बिहेव कर रहा है, ये Q1 की तरह, ये वैल्यू रखा अपॉन क्या रख दिया आर रख दिया। तो इसको जो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये माइनस तो ठीक है यहाँ पर आ गया और इनटू क्या हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये अपना हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या करना है आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है। तो आर की वैल्यू जो होता है क्या था एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, ये आया था आर एन का, तो आपको बस आर की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा देखिए ये जेड ई तो यहाँ पर रहेगा जेड ई स्क्वायर। अब देखिए ये चीज आर में यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये वाले जो होगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जेड पाई एम ई स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये वाला आपका कहाँ होगा नीचे होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो चीज़ कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करो, तो यहाँ से पाई से मिल गया। ठीक है, और क्या मिलेगा ई यहाँ पे कहीं है नहीं, जेड यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, एम यहाँ पर कहीं है नहीं, ई क्या है यहाँ पर कोई है नहीं। फाइनली जो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिला क्या मिला -1/4। ठीक है, ई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे ई के पावर 4 हो जाएगा और क्या हुआ एम। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा बच्चा लोग जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 यहाँ लिख दिया मैंने एन स्क्वायर। ठीक है, इसको एन कॉन्स्टेंट इसको बाद में लिखते हैं एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का जो है उस पर ध्यान दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लास्ट में यहाँ पर एन फॉर्म में आया क्या था 1/8 एम, एम यहाँ पर है ई के पावर 4 यहाँ पर है एच स्क्वायर यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है।
जेड स्क्वायर यहाँ पर है एन स्क्वायर। लगभग आपको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की तरह सेम लग रहा है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 1/8 है और यहाँ पे क्या है 1/4 है और ये माइनस में। इसको क्या करो, काइनेटिक एनर्जी की तरह करना है तो इसको क्या करो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे जब 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 × 2 तो -1/8। बाकी यही चीज ऐसा ही होगा, m⁴ डिवाइड बाई h² ε0² ठीक है, इनटू z²/n² और पूरा का मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इनटू 2। ये वाला जो 2 है वो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो आपको ध्यान दो, ये वाली जो वैल्यू है वो सब क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान से देखिए, ये वाली पूरी वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ये सब वैल्यू रखोगे क्या आएगा, -13.6 × z²/n² × 2। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, 13 ये वैल्यू पूरा है 13.6 आएगा, ये तो कॉस्ट वेरिएबल है, यहाँ पर रख दिया और 2 यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गया और ये वाला जो हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बस डिफरेंस क्या है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन है और 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि -2 × काइनेटिक एनर्जी कर दो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपना जो निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, प्लस में 13.6 × z²/n² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, -2 × 13.6 ठीक है, -2 ये तो ऐसे रहेगा इंटू z²/n²। यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसको जब बाहर लोगे क्या आ जाएगा, चलो -13.6 × z²/n²। तो ये आपका टोटल एनर्जी आ गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल है, बट क्या है, साइन का डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये साइन क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, कभी कभार पूछ लेता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट attraction of nucleus, attraction of electron with nucleus, attraction of electron with न्यूक्लियस। मतलब ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, ऑर्बिट में अट्रैक्शन है। ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट मिल के आते हैं, कि इस पॉइंट बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताइए टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो टोटल एनर्जी ये है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बस यही था और क्या था, प्लस में था, तो उसमें रिलेशन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर पूछे बताइए भाई टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो टोटल एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये माइनस कट जाएगा, क्या आएगा, +½ आ जाएगा। अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही है एक तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया था इतनी और पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, -1/2। और अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछ ले तो -2 आ जाएगा। ये सब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है, ये सब रखने की जरूरत है, बस आपको ये फॉर्मूला जनरल पता होना चाहिए, किसी का भी रेशियो पूछे आप बता सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हमने रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देख लिया है। तो छोटा सा पॉइंट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालोगे? तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आपको निकालना है एनर्जी, तो फॉर्मूला अपने पास क्या आया था? 13.6 इंटू क्या, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितना होगा? एटॉमिक नंबर 1 होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 1 थे। यहाँ से आंसर, यहाँ पे ध्यान रखना माइनस था, ठीक है, टोटल एनर्जी में, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाए भाई सेकेंड ऑर्बिट बताओ, तो फॉर्मूला 13.6 इंटू यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन क्या 2 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 2, तो यहाँ से आ जाएगा चलो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाए बताइए बच्चा लोग थर्ड ऑर्बिट में कितना आएगा? 13.6 इंटू 1 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ ऑर्डर में बताइए, फॉर्मूला माइनस 13.6 इंटू 1 बाई 16 हो जाएगा, कि 4 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर फोर्थ ऑर्बिट में, यहाँ से आएगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको फर्स्ट 4 की एनर्जी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है माइनस 13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको कितनी एनर्जी देंगे? वो फ्री हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो इसके लिए एटलीस्ट आप 4 वैल्यू तो याद ही रखो। अब यहाँ से मैंने एनर्जी सेल डायग्राम बनाया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, या इसको K11 जो आप लोगों ने सेल पढ़ रखा है वही चीज़ है 9th क्लास में, ठीक है, सेल्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी आई हाइड्रोजन एटम के लिए कितना आया? माइनस 13.6, इसमें कितना माइनस 3.4, और इसमें कितना आया माइनस 1.51, और इसमें कितना है माइनस 0.85। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको वैल्यू देखने से अगर पूछा जाए बताइए कि इनमें से फर्स्ट 4 ऑर्बिट जो है इनमें से मिनिमम एनर्जी किसकी है? ठीक है, वैल्यू को आपको देख के बताना है साइन के साथ। तो यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी बच्चा लोग दिख रहा है वो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, क्योंकि क्या है माइनस में है, वैल्यू तो बड़ी है बस माइनस में, सबसे मिनिमम एनर्जी कहाँ पर होगी? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है, क्लियर है। अब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी? ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जो होगी बच्चा लोग इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वो कहाँ होगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब जैसे हर सब्सटेंस के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। हमारे लिए इनफाइनाइट क्या होगा? हम जहाँ तक देख सकते हैं वो इनफाइनाइट हो गया। बट एटम क्या होता है? बहुत छोटे से पार्टिकल होते हैं, जनरली वो मान सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम या 10 एंगस्ट्रॉम, 12 एंगस्ट्रॉम, यही उनके लिए क्या होती है? इनफाइनाइट हो जाती है, क्योंकि एटम होते हैं बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके जाओ। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है? तो जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला था एन की वैल्यू क्या रख दो? इनफाइनाइट। तो ओवरऑल एनर्जी क्या आ जाएगा यहाँ पर? टोटल जो एनर्जी आ जाएगा ओवर क्या आ जाएगा बच्चों? 0, ठीक है। अब इसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हैज अकर्ड, ठीक है। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट में उसको इतनी एनर्जी दे दो कि वो क्या हो जाए? फ्री हो जाए, उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या हो जाए? फ्री हो जाए, उसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। यहाँ पर एक पॉइंट ये समझ में आ रहा है इन वैल्यू को देख के कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हैं, तो बताइए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे आप वैल्यू भी देख के बता सकते हो कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो तो इसमें फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फर्स्ट 3 ऑर्बिट की जो एनर्जी है उससे क्या है? ज़्यादा है। मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चलो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे एनर्जी क्या होगी? वो इंक्रीज होती जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी हाइड्रोजन एटम की है -13.6
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको हम कितनी एनर्जी दें कि वो क्या हो जाए, फ्री हो जाएगा। तो माइनस में वैल्यू है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, आयनाइजेशन अपर हो जाएगा। इसी तरह से पूछा जाए सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, इसको कितनी एनर्जी दे दो, तो माइनस में जो उसी का प्लस की वैल्यू दे दो, प्लस 3.4, ये भी फ्री हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में है प्लस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी आयनाइज हो जाएगा। फोर्थ में है तो प्लस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो भी आयनाइज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वही होती है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये उसी तरह से है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से 10 लाख रुपए उधार दिए, तो 10 लाख आपने लिया है तो 10 लाख आपके ऊपर माइनस हो गया, आप उससे क्या हो गया, एक तरह से अट्रैक्शन हो गया। अब आप उससे जब फ्री होना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको 10 लाख उसको देना पड़ेगा। अब जो -10 था उसको +10 मतलब 10 लाख उसको देना है, तो उसके अट्रैक्शन से फ्री हो जाओगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट में जितनी एनर्जी है उतना का प्लस दे दो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या हो जाएगा, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी मैंने डेरिवेशन कराए, रेडियस का, वेलोसिटी का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उनका रेशियो हम लोग ने पढ़ा। तो जितने भी हैं, खासकर जो मैंने बताया कि मेन फॉर्मूले हैं वो तो आपको 100% याद ही होने चाहिए। बाकी जो हमने उसमें पढ़ा, डेरिवेशन हमने करा, डेरिवेशन पर माइंड में होना चाहिए कि मान लीजिए कभी कभी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं डेरिवेशन से रिलेटेड, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता है, इसलिए मैंने डेरिवेशन सारे करा दिए हैं। एक दो बार इसमें फॉर्मूले जो हैं वो मैं फिर उससे बोलता हूँ, जो भी इसमें फॉर्मूले यूज आए हैं, बहुत सारे भी और भी फॉर्मूले आएंगे इस चैप्टर में, तो उसको आप एक पेज पे एक जगह कहीं लिख दीजिए कि जितने भी फॉर्मूले एक जगह, तो जब भी ये चैप्टर को पढ़ो तो आप बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। और ऐसा है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बोर मॉडल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है, इसके फॉर्मूले आपको दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप खुद से सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट अप करोगे तो अपने आप वो जो फॉर्मूले हैं वो डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।